नमस्कार। आज हम भारतीय डेयरी उद्योग के पितामह डॉक्टर कुरियन वर्गीस की आत्मकथा आई टू हैड ए ड्रीम यानी मेरा भी एक सपना था के ऊपर चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद भारत में अनेक उद्योगों की स्थापना की गई थी। उनको आगे बढ़ाने में कई समस्याएं थी, जिनमें नौकरशाह और राजनेता गठबंधन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दखलंदाजी और ब्यूरोक्रेसी में यथास्थिति को कायम रखने की चाह जैसी बहुत सारी दिक्कतें थी। एक बार लंदन से प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट में भारतीय दूध के बारे में ये टिप्पणी की गई थी कि गुणवत्ता के मामले में तो लंदन के सीवर का पानी बंबई के दूध से ज्यादा सुरक्षित है। यहां से लेकर भारत को दुनिया का पहले नंबर का दूध उत्पादक देश बना देने का सफर कुरियन वर्गीस के लिए आसान नहीं था। एक समस्या तो ये थी कि गर्मियों में भैंस जितना दूध देती थी उसे दुगना देती थी सर्दियों में बढ़ जाता। और जो बॉम्बे मिल्क स्कीम थी वो कहती कि हम तो जितना ले रहे हैं उतना ही लेंगे, तो बचा हुआ दूध बेकार जाता, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट था। न्यूजीलैंड से मिल्क पाउडर का आयात किया जाता था और कहीं की भी नौकरशाही या नेता आयात में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मनमानी बिलिंग हो जाती है उससे। कुरियन वर्गीस ने कोशिश की, भारत सरकार को पत्र भी लिखे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मंत्रियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनको जो ब्यूरोक्रेट थे उनसे एक बड़ा रटा रटाया जवाब मिलता था। हाँ ठीक है, आपकी प्रपोजल ठीक है, सरकार इसके बारे में विचार करे। वो ये कह रहे थे भी इंपोर्ट मत करो, यहीं के किसानों से खरीदो। ये तो एक तरफ। दूसरी तरफ जो भारतीय दूध था उसमें एक बार शिकायत ये की गई कि भी इसमें मक्खी मिली है। कुरियन वर्गीस ने सोचा कि इतनी सावधानी बरतते हैं, मक्खी कहां से आ गई। तो उन्होंने मिल्क कमिश्नर से कहा कि भी इस मक्खी का पोस्टमार्टम करो, अगर इसके फेफड़े में दूध गया है तो ये दूध में डूबकर मरी होगी, और नहीं है तो उसे फेंका गया है, क्योंकि किसी को बदनाम करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, कोई मरा हुआ जीव फेंक दो। इससे पहले सिर्फ गाय के दूध से ही पाउडर बनता था, लेकिन वर्गीस कुरियन ने भैंस के दूध से पाउडर बनवाना शुरू किया और इसका उद्घाटन करवाने के लिए नेहरू जी आए, उनके साथ इंदिरा गांधी भी आई थी। और वर्गीस को पता चला कि नेस्ले भारत में अपना कंडेंस मिल्क बेचती थी और अन्य उत्पाद भी बेचती थी, कच्चा माल विदेशों से आयात करती थी। वर्गीस ने कहा कि भी आप यहीं के किसानों से खरीदो ना दूध, और यहीं अपने प्लांट लगाओ। ग्लेक्सो और नेस्ले जैसी कंपनियां थी, ये माहिर थी इस काम में कि कोई भी नई यूनिट अगर कहीं लगती है मिल्क प्रोडक्शन में तो उसको जन्म से पहले ही खत्म कर दो। इसके लिए वो कई चीजों का सहारा लिया करते थे, राजनेताओं से, नौकरशाही से, फैसले रोकने के लिए, इवन हड़ताल वगैरह करवाने के लिए मजदूर यूनियनों से भी साठ गांठ करके रखती थी। वो जब भी योजना बनाते, मंत्रालय के सचिव से मिलते थे
और वही टाल मटोल कि हाँ ठीक है दे दीजिए, सरकार इस पे विचार करेगी। लेकिन इनका जो प्रधानमंत्रियों से संपर्क था, नेहरू जी से और इंदिरा गांधी से, वो बहुत काम आया। जब उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी तो वो प्रधानमंत्री से सीधा मिल लेते थे। वर्गीज को एक नौकरशाही का पैटर्न पता चला कि कोई भी व्यक्ति निर्णय नहीं लेना चाहता था, वो फाइल को सिर्फ आगे भेज देते और कभी कैबिनेट के नाम से, कभी मंत्रालय के नाम से, कभी किसी नाम से उस पर ऑब्जेक्शन लगाते रहते थे। तो भारत में श्वेत क्रांति कैसे सफल हो सकती थी? एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे दिल्ली में पहले कांच की बोतलों में दूध की सप्लाई होती थी। वे कांच की खाली बोतल अगले दिन जो ग्राहक था वो लौटाता था, वो वापस गुजरात जाती, गुजरात से फिर से दूध भर के उनमें आता, और इसमें समय भी ज्यादा लगता था और नुकसान भी होता था, पैसा भी ज्यादा लगता था। तो वर्गीज ने कहा कि भाई क्यों न वेंडिंग मशीन के माध्यम से सीधे ही दूध उपभोक्ताओं को दे दिया जाए। अब फिर वेंडिंग मशीन का आयात करने के लिए मंत्रालय की अनुमति चाहिए। नौकरशाही फिर आ जाती है यहां पर, नहीं मिली अनुमति। तो इनका दोस्त होता था एक इंजीनियर, उससे इन्होंने कहा कि भाई तू बना सकता है क्या जिससे दूध निकल आए सिक्के डालने पर। अब ऐसी मशीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और खरीदार भी पक्का चाहिए, बनाए और सरकार ना खरीदे, और मंत्री की अनुमति चाहिए। खैर इनके दोस्त ने 200 मशीनें ऐसी बना दी, उसका तुरंत फायदा हुआ। एक तो अब दिल्ली के लोगों को 24 घंटे दूध मिलने लग गया। पहले सुबह सुबह एक बार ही आता था, और बहुत सारे जो रिटायर्ड फौजी थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, क्योंकि वेंडिंग के जो मशीन लगाने के कॉन्ट्रैक्ट थे वो इन्हीं को दिए गए। एक छोटी सफलता थी, लेकिन सरकारी मशीनरी इस तरह की सफलताओं से खुश नहीं होती है। पर बात तो छोटी सी थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस पर टिप्पणी की गई और इसे एक सफलता करार दिया गया। ये कैसे हो सकता है? अब अखबारों ने इसके विरोध में लेख लिखने शुरू कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की एक मैगजीन निकलती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली, उसने एक आर्टिकल लिखा व्हाइट लाई, सफेद झूठ के नाम से। और बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल लिखे गए इनकी स्कीम को बदनाम करने के लिए। वर्गीज ने संपादक को पत्र लिखा कि पहले आप मेरे से तथ्य तो जान लेते, लेकिन इनके पत्र को इस तरह से छापा गया कि संपादक की बात ही सही लगे। आखिर में इन्होंने अखबार को मुकदमा करने की धमकी दी। तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीच बचाव करके इस बात को खत्म किया। एक कृषि मंत्री होते थे राव सिंह, वो व्यक्तिगत रूप से ही कुरियन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए किसी भी तरह से उनको परेशान करते थे। ये बात कुरियन ने इंदिरा गांधी को बताई, तो इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र सिंह को बुला करके कहा कि भी आप कुरियन वर्गीज को परेशान मत किया करो, लेकिन वो माने नहीं फिर भी। तो इंदिरा गांधी ने गुस्से में आके राव वीरेंद्र सिंह को मंत्रालय से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। इतने से काम नहीं चलता। इसके बाद जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसने भ्रष्टाचार ढूंढने की कोशिश की कुरियन वर्गीज के काम में, और कानून मंत्रालय से तो एक नोट आया कि इनकी नियुक्ति ठीक नहीं है।
कुरियन वर्गीज की। ये सब कौन करवा रहा था? बाद में पता चला कि इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी। वो आज से भारत के विरुद्ध काम नहीं कर रही, 50s 60s से ही कर रही है। और किसी समर्पित और ईमानदार व्यक्ति को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऊंचाई तक ले गए कुरियन वर्गीज, तो इनकी सफलता से प्रेरित होकर श्याम बेनेगल ने एक बार कहा कि भी इस पे एक फिल्म बनाना चाहिए, पर फिल्म बनाने में पैसे लगते हैं। तो अमूल डेयरी के किसानों को जब ये बात पता चली, तो 10 लाख किसानों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और 1976 में मंथन फिल्म बनी थी। और इसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियों जैसे अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, अनंतनाग, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने फ्री में काम किया। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। कुरियन वर्गीज को व्यक्तिगत रूप से 150 के करीब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैगसेसे वर्ल्ड फूड प्राइज, कार्नेगी फाउंडेशन प्राइज, वेटलर पीस प्राइज, इतने सारे इनाम मिले। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ा। वर्गीज एक फॉर्मूला बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर सफल करना है तो पहला काम है सही आदमी चुन लो और उसके बाद उसको फ्रीडम दो, आजादी दो। आपका प्रोजेक्ट सफल होगा ही होगा, आजादी के बिना नहीं होगा। उन्होंने लोकल लोगों में भरोसा किया और बहुत सारी टीम बनाई, उनको स्थानीय गांव के लोगों को इंचार्ज बनाया और वो कुरियन के भरोसे पर खरा उतरे एकदम। अब अमूल डेयरी का इतना नाम हो गया था कि दुनिया भर से लोग देखने आते। तो रूस के राष्ट्रपति कोसिगिन खुद आए, न्यूजीलैंड की महारानी, न्यूजीलैंड खुद जो बड़ा डेयरी एक्सपोर्टर है, वो देखने आई अमूल को। छवि बेदाग थी कुरियन वर्गीज की, इसलिए वो हर जगह लोकप्रिय हो गए थे। और जो स्वार्थी राजनेता और अहंकारी नौकरशाह थे, उनका कद इनके सामने छोटा पड़ गया। विक्रम साराभाई इनके दोस्त थे जो स्पेस साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बात कही थी कि वर्गीज, एक बात याद रख, जब आपका कद भीड़ से ऊंचा है तो आपके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे। ये बात कुरियन वर्गीज कभी नहीं भूले। रॉबर्ट मैकनामरा थे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, वो रिटायर हुए, तो उनको एक चिट्ठी लिखी कुरियन वर्गीज ने बधाई देने के लिए कि भाई आपने बहुत अच्छी सेवा करी वर्ल्ड बैंक की, अब तो मैं भी रिटायर होने वाला हूं। तो मैकनामरा ने वापस लिखा कि वर्ल्ड बैंक को तो दूसरा अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन डेयरी को दूसरा कुरियन वर्गीज नहीं मिलेगा। इसलिए कुरियन वर्गीज डेयरी के ही हो गए और जीवन भर सेवा करते रहे। वर्गीज ने 90 साल की उम्र तक डेयरी की सेवा की और 9 सितंबर 2012 को हमारे बीच से प्रस्थान कर गए। एक ऐसा उदाहरण छोड़ गए हैं कि मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें कभी छोटी नहीं होती, लेकिन यदि आपका निश्चय पक्का है तो आपका मिशन भी पूरा होगा। उनके प्रयास के कारण
जिस भारत के दूध को सीवर के पानी से भी खराब बताया गया था, वो देश दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है। बेहतरीन किताब है, जरूर पढ़नी चाहिए। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।